हॉरर कहानियां थी। कंचन रुदाली पार्ट 2। आ गई मेरी बेटी अब मेरे पास। ये कहती हुई अब तक रोती छाती पीटती कंचन जोर जोर से हंसने लग जाती है। मुखाग्नि मैं दूंगी, मैं एक रुदाली आज हंसेगी। और तुम सब रोओगे। कंचन वहीं पड़ी निशा की लाश के ऊपर से ईंट को हटाती है और निशा की अर्थी को जला देती है। बिना किसी सही रस्म के निशा का शरीर राख में मिल जाता है। प्रेमनाथ और ठकुराइन बेसुध होकर सब कुछ देख कर भी पर अपने दिल और दिमाग पर लगे सदमे के कारण कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। जलती चिता को छोड़ कंचन उठकर हवेली से बाहर चल देती है। बाहर की ओर निकलती रुदाली फिर एक बार पलटती है और ठकुराइन को देखती हुई कहती है, चलती हो ठकुराइन, जल्दी ही लौटूंगी। उसके बाहर कदम रखते ही पूरे गांव में मानो सैलाब उमड़ पड़ता है। बारिश तूफान रुकने का नाम ही नहीं लेते। चारों तरफ त्राहिमाम की स्थिति बन जाती है। इतनी गर्मी के मौसम में ऐसी बारिश, इसकी हर बूंद ऐसी है मानो किसी अपने के गम में फूट फूट कर रो रही हो। हाँ, तुम सही कहती हो रंभा। और ये सब हुआ भी छोटी ठकुराइन की मौत के बाद। क्या कारण हो सकता है इन सब का? अरे हम सब कब तक घरों में छिप कर बैठे रहेंगे, हैं? अरे खेत की फसलें बर्बाद हो रही है सो अलग, ठाकुर साहब को ही जवाब देना होगा कि ये सब क्या है। परेशान होकर सभी गांव वाले तूफानी बारिश में ठाकुर साहब के घर पहुंचते हैं, जहां वो लोग देखते हैं कि ठाकुर साहब की हालत बहुत नाजुक है। कंचन, ये सब कुछ उसी का किया धरा है ना, जाने क्या करके गई है। जैसे ही उसने हवेली से जाते वक्त कहा जल्द ही लौटती हूँ, तब से इनकी तबीयत बिगड़ते ऐसी हो गई है। शहर से कोई डॉक्टर भी आने को राजी नहीं हो रहे। अब कंचन के घर जाना ही एक उपाय दिखता है। तभी ठाकुर साहब जोर जोर से चीखने लग जाते हैं, नहीं, मुझे प्रेत लोग नहीं जाना। अरे ठकुराइन, देखना ये तेरी बेटी को क्या हो गया है। मुझे साथ ले जाएगी ऐसा कह रही है। ये क्या कह रहे हैं आप? यहाँ पर कोई नहीं है। अजी निशा क्यों ले जाएगी आपको? ऐसा कुछ नहीं होगा जी। अरे गट्टू, तू भी आ गया। देख रही हो ना ठकुराइन, तुम्हारी बगिया संभालने वाला गट्टू आज तेरी बगिया उजाड़ने आया है। ये तो बहुत बुरा संकेत है ठकुराइन। ठाकुर साहब को सब मरे हुए लोग दिख रहे हैं। अरे जिस दिन हमारी निशा मरी थी उसी रात गट्टू भी मरा था। मरे हुए पति को छोड़ फिर भी कंचन ठाकुर साहब की बेटी को रोने आ गई। अजीब सा नहीं लगा सुनकर? क्या वो रुदाली गट्टू की पत्नी है? ये सब क्यों हो रहा है? इसका जवाब बस वही दे पाएगी। हाँ ठकुराइन, और हमें एक बच्चा होगा, ये सपना भी गट्टू की पत्नी को ही आया था, जबकि हमारे वंश को तो श्राप था, श्राप। तेज बारिश में सभी भीगते भीगते रुदाली की कुटिया के बाहर पहुंचते हैं। तेज बारिश में बाहर औरतें काले कपड़े में अपने बालों को खोले अपने घुटनों पर बैठी जोर जोर से अपना सर घुमा रही थी। आएगा आएगा गया रे गया रे, आएगा आएगा गया रे, ऐसे कुछ अजीबोगरीब गाना गाती हुई जोर जोर से सर घुमाती वो औरतें बहुत डरावनी लग रही थी। हमें अंदर चलना चाहिए। सभी दरवाजा खटखटाते हैं पर कोई दरवाजा नहीं खोलता। तोड़ दो दरवाजा। हाँ, तोड़ दो दरवाजा। दरवाजा तोड़ दो। दरवाजा तोड़कर सभी अंदर आते हैं। सामने का दृश्य ऐसा भयावना कि कोई अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। ये क्या? हे भगवान, ये कंचन कौन है? इसके घर से तो प्रेत लोग का रास्ता जाता है। कंचन उठकर आगे बढ़ती है और जाते हुए अंगारों को पार करती एक अजीब से चेहरे के राक्षस के पास पहुंचती है, जिसके हाथ में चाबुक था, जिससे वो रूहों को सजा देता था। पूरा गांव आ गया है मालिक, अब सबकी बलि ले लो।
और निशा और मेरे पति को वापस उनके शरीर में भेज दो। दोनों के शरीर को संजो कर रखा है मैंने। ये निशा बिटिया का शरीर तो सबने जलते हुए देखा है, तो रुदाली के पास शरीर कैसे है? ये क्या राज है? रुदाली गट्टू और निशा के शरीर को सबके सामने रखती है और कहती है, निशा मेरी बेटी थी, मेरी इकलौती बच्ची, जिसे मेरे पति ने ठाकुर साहब को सौंप दिया था, क्योंकि आप कभी मां नहीं बन सकती थी। बोले ठकुराइन, सच है ना ये? आप लोगों के पैसे के आगे मेरी ममता का गला घोट दिया गया। जिस दिन गट्टू ने मुझे बताया कि मेरी बेटी आपके घर जाने वाली है, मैंने उसी दिन से प्रेत लोक को अपना घर बना लिया था। पर मैं तो मां बनी थी, मेरे शरीर में सभी लक्षण थे, ये कैसे हो सकता है? आपको एक दवाई दी जाती थी जिसके कारण आपका शरीर एक गर्भवती औरत की तरह बदलने लगा, और फिर मैंने आपके गर्भ में डाल दिया प्रेत का अंश, वो अंश जो मेरी बेटी को मुझे वापस पाने में मदद करता। पर तुम्हारे वंशहीन होने के श्राप ने उस गर्भ का नाश कर दिया। निशा तुम्हें सौंप दी गई, उसने मेरी कोख में ही सब तंत्र मंत्र सीख लिए थे, इसलिए उसे वही चीजें अपनी ओर खींचने लगी। अमावस के दिन उसकी वही शक्तियां उस पर हावी हो गई और वो चली गई सब कुछ छोड़कर। पर मैं उसे कैसे जाने देती? उसकी आत्मा को प्रेत लोक से उसके पिता ने बचा लिया और उसकी आत्मा उसके शरीर में आ गई। पर प्रेत सरकार बहुत क्रोधित हुई, इसीलिए आप सबकी आंखों में धूल झोंक कर मैंने एक पुतले को जलाया, ना कि मेरी बेटी को। अब उसी सरकार की मदद से मैं फिर से अपनी बेटी और पति को पालूंगी और उसके बदले ये पूरा गांव ने सौंप दूंगी। भागो भागो यहाँ से, भागो 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 यहाँ से। हमें भी शरीर दिलवा देना कंचन, इन सब का शरीर तो है ही। हमें भी शरीर दिलवा देना कंचन, इन सब का शरीर तो है ही। आज कितने ही साल बीत गए, गांव अब आत्मा और प्रेतों के नाम से जाना जाता है। इतने मुर्दों में रह गई है जिंदा तो बस कंचन। हॉरर कहानियां टीवी। खून का बदला। अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर सुमन और अखिल ने एक छोटा सा नया घर बनाया था, लेकिन उस घर में आने के बाद उसके साथ क्या हो सकता था, इस बात का अंदाजा उन दोनों को था ही नहीं। अभी इस घर में आए हुए उन्हें 2 दिन भी नहीं हुए थे। एक शाम जब अखिल घर में नहीं था तो किचन में खाना बनाते वक्त सुमन को ऐसा लगा जैसे किचन की दीवार के पीछे से किसी के बात करने की आवाज आ रही थी। कौन हो सकता है यहाँ पर? इतना धीरे धीरे कौन बात कर रहा है? सुमन दीवार से कान लगाकर बात सुनने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं देता। तभी अचानक घर की लाइट चली जाती है और दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देने की आवाज आती है। सुमन दरवाजे की तरफ दौड़ कर जाती है, लेकिन दरवाजा खोलने से पहले कोई आवाज उसके कान में धीरे से सुनाई पड़ती है। सुमन, मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे घर में। सुमन जोर से चीखती है और दरवाजा नहीं खोलती। दरवाजे के बजने की आवाज धीरे धीरे तेज होने लगती है। सुमन लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ती है और झटके के साथ दरवाजा खोलकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी अचानक से अखिल की आवाज सुनकर उसे होश आता है। सुमन, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? अखिल, वो लाइट चली गई और कोई है इस घर में। अखिल, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो किचन की दीवार के पीछे से किसी की आवाज आ रही थी। कैसी बात कर रही हो? तुमने खुद सारे लाइट के स्विच ऑफ किए हुए हैं। देखो, लाइट तो आ रही है। सुमन, तुमने घर में अंधेरा क्यों किया हुआ है? और किसकी आवाजें आ रही थी? चलो चलो, मैं जाकर चेक करता हूं। नहीं अखिल, मैंने लाइट ऑफ नहीं की, और मैं क्यों लाइट ऑफ करूंगी? ये देखो,
ध्यान से देखो, घर के सारे स्विच ऑफ हैं। तुम भी ना कमाल करती हो सुमन। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ये देखकर सुमन और भी ज्यादा डर जाती है कि सच में लाइट की सारे स्विच बंद थे। सुमन समझ नहीं पा रही थी कि ये सब किसने किया होगा। ठीक उसी वक्त अखिल किचन की तरफ जाता है और सुमन को ऐसा लगा जैसे पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने जैसे ही पलट कर देखा, एक साया उसके घर के दरवाजे से बाहर निकलता हुआ नजर आया। अखिल, अखिल यहाँ आओ, देखो कोई तो है। अभी अभी मैंने उसे बाहर जाते हुए देखा है। सुमन, मुझे लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अरे मैंने किचन में भी जाकर देखा, पास वाले घर में जो लोग हैं ना, उनसे बात करने की आवाज आ रही है। एक काम करो, तुम जाकर आराम करो, मैं खाना खुद परोस कर खा लूंगा। ओके, तुम बेडरूम में जाओ। जाओ। नहीं अखिल, मैं अकेले नहीं जाऊंगी और अब इस घर में मैं एक दिन भी नहीं रहना चाहती। थोड़ी देर के बाद सुमन और अखिल दोनों ही बेडरूम में जाकर सो जाते हैं। डर की वजह से सुमन को नींद नहीं आ रही थी, लेकिन फिर वो गहरी नींद में सो जाती है और सुबह जब सोकर उठती है तो उसने देखा कि अखिल ऑफिस के लिए तैयार हो गया था। अखिल, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे इस घर में अकेला छोड़कर आप कहीं नहीं जा सकते। देखो सुमन, मेरा ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। कल तुम ऐसे ही डर गई थी, अब परेशान मत हो और मैं ब्रेकफास्ट बाहर कर लूंगा। ओके, जब तुम्हारी तबीयत ठीक लगे तो तुम खाना बनाकर खा लेना। और हाँ, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए बाहर से खाना भिजवा दूं। नहीं अखिल, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने लिए खाना बना लूंगी, लेकिन मुझे डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है। अभी मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। चलो, गुड बाय। अखिल के जाने के बाद सुमन बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है और शावर ऑन करती है। नहाते नहाते सुमन को एहसास होता है कि शावर से पानी की जगह खून गिर रहा था। उसने घबराकर सामने लगे मिरर में देखा और ये देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई कि वो पूरी तरह सर से पैर तक खून में भीग चुकी थी। सुमन भागकर बाहर आती है। उसे अपने घर का पूरा फर्नीचर जला हुआ नजर आता है और उसके ठीक सामने खड़ी हुई थी एक औरत जिसने दुल्हन के कपड़े पहने हुए थे। उसके चेहरे पर लंबा सा घूंघट था और उसके शरीर से खून टपक रहा था। कौन हो तुम और क्या चाहती हो मुझसे? यहाँ क्यों आई हो तुम? मैं तुमसे तुम्हारा पति चाहती हूँ। मुझे अपना पति दे दो और मैं वापस चली जाऊंगी। लेकिन मेरा पति? अखिल, मेरा मतलब तुम्हें मेरा पति क्यों चाहिए? हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुमने नहीं, हर सुहागन औरत मेरी दुश्मन है और जब भी मेरी आंखों के सामने कोई औरत अपने पति के साथ नजर आती है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ती। लेकिन तुम ऐसा क्यों करती हो? और प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम मुझे और अखिल को जाने दो। हम दोनों हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चले जाएंगे। अब ऐसा नहीं हो सकता। एक बार जो इस जमीन के आसपास से गुजर जाता है उससे फिर हमेशा के लिए मेरे साथ इस जमीन के नीचे मेरी दुनिया में चलना पड़ता है। और तुमने इस जमीन के ऊपर अपना घर बनाकर अपनी दुनिया बसाने की कोशिश कर ली। अचानक से वो औरत सुमन को उसके बाल पकड़कर जमीन पर घसीटने लगती है। सुमन दर्द से जोर जोर से चीखती है, लेकिन उसकी आवाज उसके घर की दीवारों के अंदर दब कर रह जाती है। अब बाकी दूसरी औरतों की तरह मैं तुम्हें भी इस घर की दीवारों के नीचे दफन कर दूंगी और तुम्हारे पति को हमेशा के लिए अपना पति बना लूंगी। जानती हो, मेरी भी शादी हुई थी, लेकिन शादी के ठीक बाद मांग में सिंदूर भरकर मेरे पति ने गला घोट कर मेरी हत्या कर दी और इस जमीन के नीचे मुझे गाड़ दिया। बस तब से मेरी आत्मा यही भटक रही थी। मुझे भी सुहागन बनना है, मुझे भी पति चाहिए। छोड़ दो मुझे प्लीज, मुझे जाने दो। देखो तुम्हें पति चाहिए, तुम किसी और को अपना पति बना लो। मुझे और अखिल को जाने दो यहाँ से। लेकिन वो औरत सुमन को लेकर वहां से गायब हो जाती है। शाम को जब अखिल ऑफिस से लौट कर आता है, डोरबेल बजाता है, तभी मुस्कुराते हुए सुमन दरवाजा खोलती है। दरअसल सुमन के शरीर के अंदर अब उस औरत की आत्मा थी, लेकिन अखिल का चेहरा देखते ही सुमन के शरीर के अंदर एक हरकत होती है
और वो अचानक से नाराज हो जाती है। क्या हुआ सुमन, आज तो ठीक हो ना? तुम्हारी तबीयत भी ठीक लग रही है आज तो। गुड। मुझे नहीं पता था कि तू आने वाला है यहाँ, वरना तो मैं तेरी मौत का सारा इंतजाम करके रखती। क्या हुआ? अब मेरी बात का जवाब नहीं दोगी क्या? नाराज हो मुझसे किसी बात पर? हाँ? ऐसी तो कोई बात नहीं है। जाओ, डाइनिंग टेबल पर तुम्हारा फेवरेट खाना लगा दिया है, जाकर खा लो। हाँ, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। वैसे भी सुबह से कुछ खाया नहीं है। थैंक यू यार, मैं जल्दी से जाकर खाना खाता हूँ। ओके? अखिल जैसे ही खाने की कटोरे का ढक्कन हटाता है तो वो हैरान रह जाता है कि वहां पर सुमन का कटा हुआ हाथ था। उसमें पहनी हुई चूड़ियों से वो सुमन के हाथ को पहचान जाता है। खाने की जगह सुमन के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े काटकर उस आत्मा ने अखिल के सामने परोस दिए थे। अखिल घबराकर वहां से भागने लगता है। तभी सुमन के शरीर में मौजूद वो आत्मा अपने असली रूप में आकर अखिल के सामने खड़ी हो जाती है। कौन हो तुम, और क्या किया तुमने मेरी पत्नी के साथ? इसका मतलब वो ठीक कहती थी कि इस घर में कुछ गलत है। कहाँ है मेरी सुमन? तुम्हारी सुमन के मैंने छोटे छोटे टुकड़े करके उसका खाना बना दिया और उसकी आत्मा को मैंने इस घर की जमीन के नीचे दफन कर दिया है। वो कैद हो गई है यहाँ हमेशा के लिए। तुम भी उसके पास जाना चाहते हो? मगर क्यों किया तुमने ऐसा? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी और मेरी पत्नी? पहले तो मैंने तेरी पत्नी को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि मैं तुझे अपना पति बनाना चाहती थी। मेरी आत्मा जो पूरे एक जन्म से किसी से शादी करने के लिए तड़प रही है, उसकी हसरत पूरी करना चाहती थी मैं। और इसलिए मैंने तेरी पत्नी का रूप लेकर तेरे साथ रहने के बारे में सोचा। लेकिन जानता है, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन क्यों? देखो तुमने सुमन के साथ जो भी किया, मुझे जाने दो यहाँ से प्लीज। अखिल भागने लगता है, लेकिन घर का दरवाजा अब लॉक हो चुका था। अब तो भाग कर नहीं जा सकता। मेरे हाथ तेरे खून से रंगने के लिए बेचैन हो रहे हैं। मेरा गला सूख रहा है, अब उसकी प्यास तेरे खून से ही बुझेगी। अरे लेकिन क्यों? तुम्हारी आखिर मुझसे दुश्मनी क्या है? आत्मा अखिल की बात का कोई जवाब नहीं देती और अपने लंबे नाखून उसके गले में गड़ाकर उसके शरीर को खा जाती है और उसके बाद जोर से हंसते हुए कहती है, तेरा शरीर भले ही अखिल का शरीर है, लेकिन तेरे अंदर मेरे पिछले जन्म के उसी पति की आत्मा थी जिसने शादी से एक रात पहले गला दबाकर मेरी हत्या की।